नमस्कार साथियों, मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। साथियों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस अध्याय में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता, उसकी प्रकृति और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और साथ ही वो प्राकृतिक संसाधनों पर भी निर्भर रहता है, उनके बीच में भी रहता है। हमारा जो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से हमारे प्राकृतिक और सामाजिक जो ताना बाना है, जो संसार है, उसमें काफ़ी असर पड़ रहा है इस चीज़ का। ये हम आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस कर सकते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का महत्व क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आवर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज़ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन टोटल एज दी सोशल कंपोनेंट्स। और उसके पश्चात में हम देखते हैं कि डेवलपमेंट डज नॉट मीन एन इंक्रीज इन जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू इंटरलिंक द सोशल एस्पेक्ट विथ डेवलपमेंट। अर्थात हमें कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हुआ है, तकनीकी जो विस्तार हुआ है, उसकी वजह से हमारे जो विभिन्न पहलू है उन पे कितना इम्पैक्ट आया है और हमारा जो भी सिस्टम है उसमें एक दूसरे के प्रति इंटरडिपेंडेंसी को हमें मजबूत करना पड़ेगा। अलग अलग जो सिस्टम है उन सभी का एक दूसरे के साथ में अटैचमेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे। और डेवलपमेंट का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि हम नेशनल जो प्रोडक्शन रेट है, ग्रॉस प्रोडक्ट है, उसको हम मेज़र करें। इसका जो संबंध है वो प्राकृतिक जो सुविधाएं हैं उनको बचा कर रखने में है। अब हम आगे एक अन्य पॉइंट फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एविडिटी ऑफ फ्यूचर गेस्टेशंस टू नीड्स दियर ओवन नीड्स। अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा जो विकास है, वर्तमान जो संदर्भ में हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो वो किस कॉस्ट पे हो इसके बारे में समझना आवश्यक है। हमारा जो फ्यूचर जनरेशन्स है उनको वही प्राकृतिक संसाधन उसी गुणवत्ता में मिल सके जिसका आज हम उपभोग कर पा रहे हैं। तो ये है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर जस्ट ड्वेलिंग ड्यू टू एक्सपेक्टेशंस। इट ग्रोथ कंटिन्यूज इन द सेम वे, वेरी सून वी विल बी फेसिंग ए डूम्सडे। अगर जो वर्तमान दर से हम जो उपभोग कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं प्रकृति का, उस दर से अगर लगातार हम करते रहें तो आने वाले 100 सालों में हमारे लगभग प्राकृतिक संसाधन ख़त्म हो चुके होंगे। हमारे पास न फॉरेस्ट बचेंगे जिसमें कि हज़ारों प्रकार की स्पीसीज निवास करती है, उनसे हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य और अखाद्य पदार्थ मिलते हैं। न पेट्रोलियम बचेगा, न प्राकृतिक गैस बचेगी, कोयला बचेगा, ना हमारे पास मिनरल्स बचेंगे। तो कुल मिला के हम एक ऐसे बंजर प्लानेट के ऊपर निवास कर रहे होंगे जहाँ पे शुद्ध जल, हवा और पानी और साथ ही शुद्ध खाना पीना उपलब्ध हो पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो उस स्थिति में केवल एक ही मंजर हमारी आंखों के सामने नज़र आता है और वो है विनाश। फिर आगे हम देखते हैं, दिस इज़ अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट विच विल लीड टू ए कोलैप्स ऑफ द इंटर रिलेटेड सिस्टम ऑफ द अर्थ। अर्थात हमारा जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जितना भी प्राकृतिक जो संबंध है जीवों के बीच में, अलग अलग जो सिस्टम्स है, अगर इसी तरीके से अनसस्टेनेबल तरीके से अगर विकास होता रहा तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से ना केवल मनुष्य के ऊपर पड़ेगा, वरन पृथ्वी पर निवास करने वाली अधिकांश
जातियों पर पड़ेगा और उससे मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़ का जो इवेंट है वो फिर से देखने को हमें मिलेगा। फिर आगे हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इमर्ज्ड ऑन एन इंटरनेशनल लेवल इन 1992 इन द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब हम आगे देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो एक फॉर्म है UNCD, उसके ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा हुई 1992 में, जिसमें विभिन्न पक्षों के बारे में बातचीत हुई। अलग अलग देशों के लोग वहाँ आके बैठे, उन्होंने इस पर चर्चा की। फिर आगे विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम देखते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो प्राकृतिक रिसोर्सेज जो भी है उनको हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको लेके कोई एक मॉनिटरिंग बॉडी हो। हमारा जितना भी सिस्टम जो काम में आ रहा है उसको कहीं ना कहीं संपोषणीय जो विकास है उसके मानकों को हम निर्धारित करके कानून की सहायता से, रेगुलेटरी बोर्ड्स की सहायता से हम इसको मेंटेन करें। दिस कैन बी पॉसिबल only it we stop once exploitation of resources, reduce waste discharge and emissions and maintain ecological balance। और ऐसा रेगुलेटरी बोर्ड्स के माध्यम से हम करेंगे तो जो रिसोर्सेज है उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाएगा। जो वेस्ट डिस्चार्ज है उसके लिए बाकायदा प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। जो वेस्ट जितना भी है, सॉलिड वेस्ट है, उसको रिसाइकिल करके रीयूज़ करने में काम में लिया जा सकता है। वाटर जो वेस्ट है उसमें हेवी मेटल कंटामिनेशन की स्थिति से बचने के लिए पहले ही जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उनमें फ़िल्टर लगा के उनको अलग किया जाएगा। और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वाटर में जो मिल रहा है, जिससे यूट्रोफिकेशन के द्वारा वाटर सिस्टम और क्वालिटी डाउन होती है, उसको कम करके उस जो वेस्ट है उसका उपयोग हम आगे आने वाले समय में फसलों के अधिक उत्पादन में उनको फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करके कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है उसमें विभिन्न प्रकार के सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पेरोक्साइड्स वगैरह जो वातावरण में मिल रहे हैं उनको भी फ़िल्टर्स लगा के कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे कि आने वाले समय में अम्लीय वर्षा है उसकी स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके साथ साथ ही हम जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याएं हम झेल रहे हैं उनसे भी निजात पाई जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं द डेवलपमेंट प्रोसेस शुड सीक टू मिनिमाइज द वेल्थ गैप बिटवीन नेशंस। इसके साथ ही हमें ये देखना पड़ेगा कि जहाँ एक और यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत रिच है और अपना यूनाइटेड किंगडम और USA जैसी कंट्रीज़ है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सकता है, इतना पैसा है। तो दूसरी ओर अफ्रीका और एशिया जैसी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, आपके महाद्वीप है जहाँ पे ऐसी कंट्रीज़ निवास करती है जिनमें कि बहुत ही कम मात्रा में पूंजी और संसाधन उपलब्ध है। और अगर संसाधन उपलब्ध है तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतना नहीं है जितना कि उन रिसोर्सेज का सही तरीके से उपभोग किया जा सके। तो ये जहाँ भी ये वेल्थ और टेक्नोलॉजी का जो गैप है अलग अलग नेशंस के बीच में, इसको कम किया जाना चाहिए। इसका आपको यूनाइटेड नेशंस और ऐसी ग्लोबल एजेंसीज के द्वारा ही संभव है, जिनको आगे आके इनको करना चाहिए और जो वैश्विक जो महाशक्तियाँ हैं उनको इसमें सहयोग करना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस will emphasize that the benefits of technology should seek to achieve the goal of intra-generational equity। अब इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस में भी चर्चाएं तो खूब होती है कि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो शेयर की जाए। जितनी भी नई ऐसी प्रदूषण रहित जो तकनीकी ज्ञान जो विकसित हो रहा है जिसके माध्यम से हम उन्नत फसलों को उत्पन्न कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ है उनको हम ज़्यादा अच्छे से चला सकते हैं। और उसके साथ साथ में हम जो कार्बन इमिशन जो हो रहा है इतना, इसको कंट्रोल करने के लिए हम विकसित देशों को
पेनल्टी लगा सकते हैं, और जो ऐसी कंट्रीज जिनमें कार्बन इमिशन बहुत कम है उनको रिवार्ड के रूप में टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और साथ ही पूंजी देके उनका जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको संपोषणीय रूप से विकसित करने में हम मदद कर सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विल सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द पुअर कंट्रीज एंड हेल्प्स इन नैरोइंग द वेल्थ गैप एंड लोड ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो इस प्रकार हम जो गरीब देशों की जो जनता है उनको हम शिक्षा के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से और पैसे के माध्यम से एक गुणवत्तापूर्ण जीवन मिल सके, इस लायक बनाने के लिए वैश्विक स्तर पे जो बड़े उद्योगपति है, पूंजीपति है, ऐसे राष्ट्र है और ऐसी NGOs और दूसरी संस्थाएं हैं, वो आगे आके इनमें सहयोग करें, मैन पावर का अच्छा उपयोग करें। उसके बाद यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, दिस इज़ लोकली अडेप्टेबल, इको फ्रेंडली, रिसोर्सेज एफिशिएंट एंड कल्चरल सूटेबल। अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं बाहर से आयात करने की ज़रूरत ना पड़े। लोकल जो आपकी क्लाइमेटिक और जो कल्चरल कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग आपको डेवलप की जानी चाहिए कि वहाँ इको फ्रेंडली हो, आराम से वहाँ के लोगों के द्वारा अडॉप्ट की जा सकती हो, और वहाँ का जो कल्चर है उसको भी वो किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना करे। इट मोस्टली इन्वॉल्व्स लोकल रिसोर्सेज एंड लोकल लेबर्स। यहाँ हमें एक चीज़ देखनी ज़रूरी है कि जो भी रिसोर्सेज है वो उन आम लोगों के लिए अधिकतम उपयोग में आए जहाँ वो रिसोर्सेज उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है कि इंडिया का रिसोर्सेज है वो USA, जर्मनी जैसी कंट्रीज़ की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ MNCs है वो यूज कर रही है और यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोकल स्किल्स को, लोकल जो लेबर है, यूथ है, उसको स्किलफुल बना के, उनको सिखा के और उनका जो स्वामित्व है, उनका जो अधिकार है उसको दे के और वहाँ पे उन सब चीज़ों को ग्रो कराना चाहिए। इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ आर मोर यूजफुल, कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड सस्टेनेबल। वहाँ के लोकल लोग अगर उस चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी और इजी टू हैंडल होगा। नेचर इज़ ऑफ्टन टेकन एज ए मॉडल यूजिंग द नेचुरल कंडीशंस ऑफ दैट रीजन एज इट्स कंपोनेंट। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज डिज़ाइन विथ नेचर। वेरी नाइस कॉन्सेप्ट इस नेचर को बचाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने के लिए, ये कि आप फोकल विथ लोकल, अर्थात आप लोकल को ही आप वोकल बनाओ, उसको आगे बढ़ाओ, उसको प्रमोट करो, स्ट्रॉन्ग करो। तो अगर लोकल लेवल पे किसी भी टेक्नोलॉजी को हम वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उन लोगों को बताएंगे, समझाएंगे और उनको हर तरह से सपोर्ट करेंगे तो उस एरिया की जो समस्याएं हैं उनका समाधान इजीली हो पाएगा। उसके बाद हम जो एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, ये लगातार हम पढ़ते हैं, बचपन से इन चीज़ों को हम देखते हैं। हालांकि यूज़ कितना कर पाते हैं ये हमारे स्वविवेक पर निर्भर करता है। रिड्यूस यानी कि कम उपयोग करना। हमें मोबाइल चलाना है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है और इस तरीके की दूसरी चीज़ें हमें काम में लेनी है। ऐसी कोई भी अपने भौतिक संसाधन है, भोग विलास की जो चीज़ें हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं एनर्जी यूज़ की जाती है, कोई ना कोई प्राकृतिक संसाधन काम में लिया जाता है। तो उसको हम कितना कम यूज़ करें। अगर विदाउट नीड अगर हम पंखे चला रहे हैं, AC चला रहे हैं, तो वो जो एनर्जी ख़त्म हो रही है वो कहीं ऐसी बस्ती में ऐसे लोगों के पास पहुंच सकती है जहां पे अंधेरा है। तो इसको हम ध्यान रखते हुए कम से कम उपभोग करें। रीयूज, हमारी कई चीज़ें ऐसी है जो कि ख़राब हो जाती है और उसके बाद हम उसको फेंक देते हैं और उसके बाद में वो कबाड़ में जाके और उसको प्राकृतिक रूप से उसका नुकसान ही हमें झेलना पड़ता है। इसकी बजाय हम कोशिश करें कि चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ करें और उनको लगातार मेंटेनेंस में रखें और उनका बराबर यूज़ करते रहें। कोई और हम भारतीय संस्कृति में तो बहुत अच्छी परंपरा रही है कि कोई भी चीज़ है उसको अधिकतम उपयोग करने की परंपरा रही है। अगर एक तरीके से वो यूज़ करने लायक नहीं बचते तो उसका दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा।
होता है ना कि भाई चद्दर है तो शुरुआत में चद्दर के रूप में काम में आएगी, फिर उसको क्या करेंगे, चद्दर ख़राब हो गई तो उसको कहीं तकिए की खोड़ी में बना के डाल दिया, वहाँ पे काम में आ गई। उसके बाद में भी अगर ख़राब हो गया तो उसको फिर आप पोचे वोचे बनाने में काम में ले लेंगे। तो इस तरीके से वो लगातार कहीं ना कहीं काम में आती जाती है। तो इस तरीके से ये रीयूज़ का कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और फिर आता है रिसाइकिल, जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल जितनी भी चीज़ें हैं, प्लास्टिक है आपके, इसी तरीके की मेटल की चीज़ें हैं, उनको हम ख़राब होने के पश्चात में फेंकें ना, उसको हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ डेवलप करें कि उनको वापस वो रिसाइकिल करके मार्केट में वापस भेज सकें। तो इससे क्या होगा, जो कचरा है वो कम से कम होगा और उससे हमारा जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है वो कम से कम हो पाएगा। प्रमोटिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अब इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। समाज अपने आप में अगर जागृत हो, समझदार हो जाए, लोगों में ये अवेयरनेस आ जाए कि स्वच्छ रहना, शुद्ध रहना और अधिकतम संसाधनों, लिमिटेड संसाधनों का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए, ये समझ उनमें विकसित कर दी जाए, तो उसके बाद में अपने आप लोकल लेवल से ये शुरू होकर ग्लोबल लेवल तक पहुंच जाएगा कि किस प्रकार हम नेचर को, एनवायरनमेंट को कंजर्व करें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है बच्चों को, जो हमने इससे पहले की स्लाइड में भी देखा था, इससे पहले के लेक्चर में भी देखा था कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एजुकेशन का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वहीं हम वापस यूज़ कर सकते हैं। हम स्कूल लेवल पे बच्चों को शुरू से ही इसके बारे में समझाएं, गुड हैबिट्स डेवलप की जाए, तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ केयरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे अपने पास में एक तो जो ये कोई भी सिस्टम होता है तो उसमें उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो उस लोड को झेल सकें। तो यहाँ पे एक तो सपोर्टिंग कैपेसिटी, द कैपेसिटी टू रीजनरेट। तो यहाँ पे सपोर्टिंग कैपेसिटी का अर्थ है कि मान लो कि कहीं आपने काम में लेने के लिए किसी पेड़ के फलों को तोड़ लिया, तो अगली सीज़न में वो फिर से ग्रो कर जाएंगे। आपने सब्जी उगाई, सब्जी को तोड़ लिया, फिर से सब्जी उग जाएगी। तो ये यहाँ हमने कुछ प्लांट्स हैं उनकी लकड़ी के लिए यूज़ कर लिया तो वो वापस ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर हमने जंगल का जंगल साफ़ कर दिया तो उसको ग्रो होने में सैकड़ों साल लगेंगे। अगर हमने प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पेट्रोलियम है, आपके कोयला है और प्राकृतिक गैस है, उसको अगर हमने लगातार उपभोग करना शुरू कर दिया तो उसको बनने में लाखों साल लगते हैं, तो फिर से वो जनरेट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम संसाधनों का इतना ही उपयोग करें कि वो वापस आराम से गुणवत्तापूर्ण तरीके से ग्रो कर सके। उसके बाद है एसिमिलेशन कैपेसिटी। इसमें हम देखते हैं द कैपेसिटी टू टॉलरेट डिफरेंट स्ट्रेसेस। तो यहाँ हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में जितनी भी प्रकार की चेंजेज आते हैं उनको एनवायरनमेंट कितना झेल सकता है। मान लो किसी जंगल में आग लग गई, तो आग लगने से एक बार तो वहाँ का जो जितना भी फौना और फ्लोरा है उसको डैमेज होगा, लेकिन वो कुछ सालों बाद में फिर से ग्रो कर लेता है। इसी प्रकार झील की बात करें तो झील में भी लगातार चेंजेज आते हैं। पानी जो तालाब है उसमें प्रारंभ में वो साफ़ सुथरा होता है, लेकिन उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें मिलती जाती है तो वो कन्वर्ट होता जाता है और उसमें कई दूसरे प्रकार की स्पीसीज़ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे फिर सक्सेशन प्रोसेस है, अनुक्रमण की जो घटना है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नेचर अपना बैलेंस करना अच्छे से जानती है। उसके बाद हम भारत के संदर्भ में देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि इसको किस प्रकार किया जाए। तो वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी फॉर आवर डेवलपमेंट एक्टिविटी वाइल इंक्रीजिंग आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पर पॉपुलेशन लोड बहुत ज़्यादा है नेचुरल रिसोर्सेज की तुलना में, और इस स्थिति के अंदर हमें ऐसा विकास बहुत ज़रूरी है जहाँ ग्रोथ भी होती रहे और प्राकृतिक संसाधन भी बची रहे। तो इसके लिए द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इज सेट अप इन 1985 हैज़ फॉर्मुलेटेड गाइडलाइंस फॉर वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कीपिंग इन व्यू दी सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स। जिसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार जितनी भी फैक्ट्रीज़ जो है, जितने भी उद्यम जो लग रहे हैं, उनको उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही लगाया जाता है। अगर उसमें गाइडलाइन फॉलो नहीं किया जाता है तो उसके लिए उसको सुधार का मौका मिलता है, चेंजेस करने का मौका मिलता है। अगर फिर भी नहीं होता है तो पनिशमेंट भी झेलनी पड़ती है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को भी ग्रोथ किया जा रहा है और साथ साथ में पर्यावरण की भी सुरक्षा की जा रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट
हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतना हार्ड नहीं है कि हम उसको कर ना पाएँ। तो हमें इसके लिए लगातार प्रयास करने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।